Hello everyone, welcome to my channel. All is well in board exams and just like the previous video we were on to English literature. आज भी हम English literature पर ही और बात करेंगे और सबसे पहले उसमें हम बात करेंगे क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए मित्रों, आप किसी भी बोर्ड में हो स्टूडेंट्स, आईसीएसई, यूपी, सीबीएसई, किसी भी बोर्ड में हो, इंग्लिश लिटरेचर में क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में ही आता है। वो हाँ, आईसीएसई में वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करके दे देते हैं, सीबीएसई में भी थोड़ा सा दे देते हैं, मगर बेसिकली आपको क्वेश्चन आंसर्स ही सॉल्व करने हैं। 10th में ये डायरेक्टली टेक्स्ट पे आते हैं और 12th में जब आप 12th में का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपसे फ़िलॉसफी पूछी जाती है, उसके पीछे का बैकग्राउंड पूछा जाता है। 10th में भी वैसे ऑफ लेट आजकल बैकग्राउंड पूछा जा रहा है कि ये जो पोएम लिखी गई इसके पीछे क्या थीम थी, क्यों लिखी गई, क्या बैकग्राउंड था इसका। यदि वो किसी वॉर से लिंक्ड है, लाइक आफ्टर ब्लेनहेम जो आपकी पोएम थी, तो वो एक स्पेनिश सिविल वॉर से वो लिंक्ड थी, तो उसके बारे में बताना था वहाँ पर। तो उसी तरीके से आप लोगों को प्रोज में भी है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड याद रखिएगा कि क्या स्टोरी है, उसके वो क्यों लिखी गई, उसके पीछे का क्या था। तो बात करते हैं क्लास 10th की, जिसमें मर्चेंट ऑफ वेनिस में क्लास में यूनिट में एक्ट 4 एक्ट 5 दोनों एक्ट आ रहे हैं केवल। और एक्ट 4 पूरा पूरा आपका जो है वो क्लाइमैक्स सीन है, ट्रायल सीन है, जिसमें पोर्शिया आती है और केस को सॉल्व करती है। एक्ट 4 सीन 2 बेसिकली वो एक्ट 4 सीन 1 ही है, उसी का कंटिन्यूएशन है, 2-3 पेजेस का है, जिसमें केवल वो रिंग वाला है जो ग्राशियानो को ये लोग रिंग दे देते हैं। इट्स नॉट वेरी वेरी टफ, इट्स वेरी सिंपल, आप उसको एक दो बार रीड करेंगे। असली टफ एक्ट 4 सीन 1 है। क्यों? क्योंकि ये पूरा 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि एक्ट 4 सीन 1 बहुत 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 अच्छे से पढ़िएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आएगा, क्योंकि आज तक बोर्ड का पैटर्न ही यही है, हर साल इससे क्वेश्चन आता है। जब नॉर्मल जब सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 सेटअप नहीं था, एक्ट 5 से बेसिकली एक्ट 5 जो शुरुआत में जो डिस्कशन है लॉरेंजो जेसिका का, उसमें से भी कुछ आ सकता है। फिर उसके बाद जब पोर्शिया एंड नेरिसा आपस में बात करती हैं, उसके उसमें से भी आ सकता है। और लास्ट में ऑल्स वेल एंड दैट एंड्स वेल वाली जो चीज़ है, जहाँ पे एंटोनियो और पोर्शिया एंड नेरिसा मिल करके बसानियो एंड ग्राशियानो से वो रिंग वाला इंट्रैक्शन बातचीत करती हैं, तो उसमें से भी आ सकता है। इट्स अ वेरी सिंपल वन, बट प्राइमरली आपको जो तैयार करना होगा एक्ट 4 सीन 1। Please remember this. Now coming to poetry, there are two poems, Abu Ben Adam and 9 gold medals. अबू बेन एडम कौन थे, ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा इनके बारे में। और इन इस पोएम के पीछे उनकी थॉट क्या थी, उनकी फिलॉसफी क्या थी, लव दाय फेलो मैन, ये ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट केवल यही 2-3 क्वेश्चन मेन इसमें से बनेंगे। और पोएटिक डिवाइसेस क्या यूज्ड हुई हैं, क्यों उसमें वो 2 बार वो फेरी आती है, जो डिवाइन पर्सनालिटी आती है। 9 गोल्ड मेडल्स, ये कहानी है स्पेशल ओलंपिक्स की, ये बात है स्पेशल ओलंपिक्स की। तो ओलंपिक की थीम क्या होती है, प्लाइट ऑफ स्पेशल पीपल क्या होती है, क्लाइमैक्स में इसमें क्या होता है जब और सारे के सारे एथलीट, एक एथलीट गिर जाता है, सारे के सारे रुक जाते हैं और फिर वो उसको लेकर अपने साथ दौड़ते हैं। तो स्पिरिट ऑफ ओलंपिक्स क्या है, ये ज़रूर अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट, मैं आपको टेक्स्ट के लिए पढ़ने से नहीं रोक रहा हूँ, मगर ये कुछ चीज़ें जो टेक्स्ट के अलावा है, ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इसी तरीके से बात करते हैं प्रोज में, उसमें पहली है ऑल समर्स इन अ डे। मैं क्लास 10th आईसीएसई की बात कर रहा हूँ। ऑल समर्स इन अ डे, ऑल समर्स इन अ डे ये पूरी पूरी इमेजिनेटिव स्टोरी है। वीनस पे लोग रह रहे हैं, इट्स अ कंप्लीटली इमेजिनेटिव स्टोरी, और इसमें इमेजिनेशन कूट कूट के भरा हुआ है। तो जहाँ जहाँ पे इमेजिनेशन है, आर्बिट्रेशन है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। स्टोरी का थीम क्या है ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्रिटिकल एप्रिसिएशन। और उसके बाद आती है माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। नाउ देखिए काउंसिल ने आप लोग का काम कितना आसान कर दिया है, एक पोएम और एक स्टोरी ओलंपिक्स पे है। तो यदि आप ओलंपिक की थीम क्या है,
मॉडर्न ओलंपिक किस उद्देश्य से होता है ये याद कर लीजिएगा, तो ये पोएम में भी काम आएगा और स्टोरी में भी काम आएगा। एंड ट्रस्ट मी, दोनों में से किसी एक में ये आएगा ही आएगा। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और ग्रेटेस्ट ओलंपिक की किसकी थीम क्या है, एडोल्फ हिटलर वाली जो रेशियल थ्योरी थी, उसको पढ़ लीजिएगा कि क्या थी, आर्यन सुपीरियोरिटी थ्योरी क्या थी उसकी, इसको अच्छे से पढ़िएगा। बिकॉज काउंसिल ये थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज जानने की ज़्यादा कोशिश करता है। कमिंग टू क्लास 12th, जहाँ पे टेम्पेस्ट है, एक्ट 4 और एक्ट 5। एक्ट 4 में बेसिकली मास्क वाला जो पार्ट है, उससे पहले जो प्रॉस्पेरो फर्डिनांड को समझाने की कोशिश करता है एज अ फादर अपनी बेटी के बारे में, वो वाली स्पीच देखिएगा। देन ये जो सेरेस और आयरिस एंड देन इन लोगों में जो बातचीत होती है ड्यूरिंग द मास्क, वो देख लीजिएगा। मास्क क्यों अरेंज किया था, व्हाट इज़ अ मास्कराड, आपकी बुक और आपकी वर्क बुक में दोनों में बहुत डिटेल में दिया हुआ, इसको पढ़ लीजिएगा। बिकॉज अपार्ट फ्रॉम द थीम ये क्वेश्चंस ही बनेंगे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। सिंपल सिंपल वर्ड मीनिंग्स, सम कुछ वर्ड्स के, कुछ ये चीज़ का वही का हुई। हाउ डिड ही रिवेंज, टुक रिवेंज फ्रॉम कैलिबान, कैलिबान को कैसे उसने ठीक किया। थीम क्या है, रिवेंज टू रिकन्सिलिएशन। एक्ट 5 में रिकन्सिलिएशन कैसे हुआ, जब उसने अलोंजो को अपने बेटे फर्डिनांड से मिलाया। अलोंजो प्रॉस्पेरो का सबसे बड़ा दुश्मन था, फिर भी उसको उसके बेटे से मिलाया, राइट। देन कमिंग टू द इकोस में देयर आर 2 चैप्टर्स, सिंगिंग लेसन, साउंड मशीन एंड बी वर्ड्सवर्थ। तो इन तीनों में देखिए, इन तीनों में आपको इनका थीम पढ़ना है, थीम और क्रिटिकल एप्रिसिएशन। बिकॉज काफ़ी सरल है। देखिए साउंड मशीन क्लॉन्डाइक का जो क्लॉन्डाइक का जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में है। सिंगिंग लेसन, ये एक लेडी की प्लाइट है जो सिंगिंग के थ्रू अपने बच्चों को वो सिखाती हैं। और तो इनका बेसिकली आपको थीम, क्रिटिकल एप्रिसिएशन एंड बी वर्ड्सवर्थ, एक ऐसे पर्सन की कहानी है जिसका नाम एक राइटर, ग्रेट राइटर से मिलता जुलता है। तो कमिंग टू रिवरी पार्ट, रिवरी में इस बार आपकी डीप फिलॉसफीज है। डोवर बीच डीप फिलोसॉफिकल पोएम है। तो इसकी फिलॉसफी क्या है कि लोगों का ध्यान शिफ्ट हो रहा था फ्रॉम रिलीजन टुवर्ड्स साइंस। लोग बहुत ज़्यादा साइंस पे डिपेंडेंट हो रहे थे, साइंस को ही गॉड मान लिया था, गॉड नाम की चीज़ से लोगों का विश्वास। तो एक बार फिर से लोगों का विश्वास गॉड पे आए, इसलिए ये पोएम लिखी गई थी। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लीजिएगा, आपकी वर्कबुक में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन से ज़्यादा ये थीम, ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन, पोएटिक डिवाइसेस कि क्या है इसमें, तो ये ज़रूर देखिएगा। देन वी आर द म्यूज़िक मेकर्स, एक बेहद सिंपल पोएम है। किसकी थीम क्या है, म्यूज़िक किस तरीके से लोगों को बेनिफिट करता है, किस तरीके से लोगों को हेल्प करता है, राइट। हाउ डज म्यूज़िक क्रिएट मैजिक। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बिकॉज अब टाइम लकीर के फ़कीर होके पढ़ने का नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने का है। इंग्लिश लिटरेचर में मैं फिर से कहता हूँ 100% लाना इस बार बहुत 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 सरल है और कोई भी ला सकता है, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी समझदारी से, और थोड़ा सा टेक्स्ट के बाहर जाके वर्कबुक में दी हुई चीज़ें, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, थीम, पोएटिक डिवाइसेस, इनको ध्यान से पढ़िए। सो ऑल द बेस्ट, डू वेल, एंड मिलते हैं इन माय नेक्स्ट वीडियो विच विल बी ऑन मैथमेटिक्स।